तो क्लास 10 के लिए लेक्चर है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर है हमारा, लाइट के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो आज फिर से लाइट की याद आएगी हमें, जैसे पहले आई थी रिफ्लेक्शन के टाइम पे, उसी तरह से लाइट को दोबारा याद किया जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो यार हमने कुछ चीजें पढ़ ली थी जो मैं आपको याद दिला देता हूं, अगर आपको याद ना हो तो, अगर आप जाके कॉपी नहीं खोलते हो, अगर आप जाके नहीं पढ़ते हो, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूं आप लोगों को कि रिफ्लेक्शन हम लोग खत्म कर चुके हैं। क्या खत्म कर चुके हैं बेटा? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन हम लोग खत्म कर चुके हैं। रिफ्लेक्शन हमने पढ़ा था पहले प्लेन मिरर से। चलो मैं बता देता हूं हमने क्या क्या पढ़ लिया है, थोड़ा मजा आएगा उसके बाद, है ना, कहानी को चेंज करने में। ओके चलो देखो, रिफ्लेक्शन जो है वो हम पढ़ चुके थे। ठीक है, रिफ्लेक्शन हमने पढ़ा था पहले प्लेन मिरर से। कौन से मिरर से? प्लेन मिरर से, जो घर में लगा के रखते हैं ना। उसके बाद हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा था किससे? कर्व्ड मिरर से। कर्व्ड बोलो, स्फेरिकल बोलो, जो बोलना है बोलो, है ना। इसमें हमने दो चीजें पढ़ी थी, एक तो था कॉनकेव। कौन सा केव? कॉनकेव। दूसरा था कॉन्वेक्स। कौन सा वैक्स? कॉन्वेक्स। चलो बहुत ही सही, ये बिल्कुल सिंपल। प्लेन मतलब बिल्कुल सिंपल मिरर था, प्लेन मिरर था, बिल्कुल प्लेन। ठीक है, अब यार क्या हुआ कि यहां से हमने इमेज बनाना सीखे, पता चला कि इमेज बनती थी वर्चुअल। जितनी दूरी पे हम खड़े होते हैं घर में शीशे के आगे, उतनी ही पीछे मुझे अपनी इमेज दिखाई देती थी। उसके बाद काफी इंटरेस्टिंग होने लगा चैप्टर, कर्व्ड सरफेसेस की बात होने लगी। दो अलग अलग टाइप के सरफेस बने, अलग अलग टाइप से रिफ्लेक्ट करा उन्होंने आती हुई रेस को। कभी जो रे है, कभी जो इमेज है वो छोटी बन रही थी, कभी इमेज बहुत बड़ी बन रही थी, कभी इमेज सीधी बन रही थी, तो कभी इमेज उल्टी बन रही थी। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ ली थी, है ना। आज जिस चीज के बारे में बात की जाएगी वो है रिफ्रैक्शन। अगेन फिनोमिना ऑफ लाइट है, और क्यों होता है ये मैं बता देता हूं। क्या बोल रहा हूं? फिनोमिना ऑफ लाइट है और क्यों होता है ये मैं बता देता हूं। तो बेटा हमें जिस चीज के बारे में चर्चा करनी है उसे बोलेंगे रिफ्रैक्शन। नाम सुना है? जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में, नाम सुना है? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है? ठीक है, चलो मुझे ये बताओ, क्या कभी इसका नाम सुना है? रिफ्रैक्शन का नाम सुना है कभी आप लोगों ने? चलो बताओ, जल्दी बताओ, रिफ्रैक्शन का नाम सुना है क्या? क्या होता है ये? कहीं नाम सुना है इस आदमी का? हाँ चलो, बच्चों ने सुना हुआ है, मतलब किसी किसी को पता है क्या है। देखो यार, रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन जब पढ़ा था, रिफ्लेक्शन की बात कर रहा हूं, है ना। रिफ्लेक्शन जब हमने पढ़ा था तो हमने क्या किया था? हमने बेसिक चीज पढ़ी थी कि एक सरफेस लो, उसके पीछे की सरफेस को पॉलिश कर लो, तो जो रेज आएंगी उसका मैक्सिमम पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाता, मतलब वो वापस उसी मीडियम में चली जाती है। ठीक है, लेकिन अगर मैं कोई कांच की एक पट्टी ले लूं, क्या ले लूं? कांच की कोई एक पट्टी ले लूं, या मैं बोलूं कोई स्लैब ले लूं, या कांच का कोई टुकड़ा ले लूं और उस पर पॉलिश ना करूं, तो बेटा क्या होगा? रे आएगी और उसे भेदते हुए अंदर से चली जाएगी, चली जाएगी। क्लियर है ये बात तो, है ना। देखते भी हैं हम, अगर कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम ले लूं, ट्रांसपेरेंट मीडियम ले लूं, तो रे उस पे आएगी और मैक्सिमम पार्ट इस बार क्या होगा? इस बार मैक्सिमम पार्ट ट्रांसमिट हो जाएगा, मतलब उसके अंदर घुस के और बाहर निकल जाएगी। ठीक है, मतलब सही बात है। अब यार ये हुआ कि लाइट जो है वो रिफ्लेक्शन भी कर रही थी, रिफ्रैक्शन भी कर रही है। तो लाइट एक टाइम पे दोनों ही काम करती है, डिपेंड करता है कि मैक्सिमम पार्ट क्या फॉलो कर रहा है। जब हम किसी भी सरफेस की पीछे वाली सरफेस को कर देते हैं ऐसे पेंट, तो जो लाइट आती है उसका मैक्सिमम पार्ट रिफ्लेक्ट होता है, इसलिए हम उस केस में कंसीडर करते हैं रिफ्लेक्शन को। लेकिन जब ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, जब कांच के आर पार देखा जा सकता है ना, तब लाइट आती है, उसे भेद के निकल जाती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। रिफ्रैक्शन जो होता है ये लाइट का फिनोमिना है। कौन सा फिनोमिना है? कि लाइट की जो स्पीड है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जाती है तो चेंज हो जाती है। इस फिनोमिना को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। के एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर लाइट क्या होती है? बेंड होती है, उसे बोलते हैं रिफ्रैक्शन।
या मैं बोलूं कि बेंडिंग ऑफ लाइट जो है उसे बोलते हैं रिफ्रैक्शन। ठीक है बेटा, जिसको स्फेरिकल मिरर पढ़ना है पूरी प्लेलिस्ट है, जाओ प्लीज प्लेलिस्ट का इनको लिंक प्रोवाइड करो, जाके देखो क्या दिक्कत है। इस क्लास में तो मैं रिफ्रैक्शन ही पढ़ाऊंगा। ठीक है चलो, तो मैंने क्या बोला, मैंने बोल दिया भैया रिफ्रैक्शन क्या होता है, इसकी बहुत सारी डेफिनेशन है। चाहे तो मैं ये बोल दूं, क्या बोल दूं कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर लाइट का बेंड हो जाना क्या कहलाता है, रिफ्रैक्शन कहलाता है। या मैं ऐसे बोल दूं कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट की वेलोसिटी का चेंज जो होता है उस फिनोमिना के कारण जो चीज होती है उसे बोलते हैं रिफ्रैक्शन। ठीक है चलो अब आगे चलते हैं। आगे अगर चलेंगे तो बेटा क्या पढ़ना है हमें, देखो रिफ्रैक्शन पढ़ना है, बहुत अच्छी बात है। अब रिफ्रैक्शन, जैसे हमने रिफ्लेक्शन के लॉ पढ़े थे वैसे ही रिफ्रैक्शन के भी लॉ हैं। अब रिफ्रैक्शन का एग्जाम्पल कहां दिखता, पढ़ कहां रहे हैं हम इसे, क्यों पढ़ रहे हैं, आपके दिमाग में सवाल यह आना चाहिए कि हम इसे पढ़ क्यों रहे हैं। ठीक है तो इसे पढ़ क्यों रहे हैं, इसके एग्जाम्पल जो है प्रैक्टिकल लाइफ में वो दिखा देता हूं और इसका यूज कहां होता है वो भी दिखा देता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है यार, आपने कभी पानी की बाल्टी में जो मग होता है वो थोड़ा ऊपर दिखाई दिया है आपको, मतलब वो नीचे पड़ा होता है, या फिर आपको पानी की बाल्टी जब पानी से भरी होती है और आप इसे ऊपर से ऐसे देखते हो तो पानी का बॉटम ऊपर दिखाई देता है ना, ये बात तो मानते हो कि नहीं मानते हो, मेरे को बताओ। मैं क्या बोल रहा हूं कि पानी जो है, मतलब पहले बेसिक चीज समझो, हमें कोई जल्दी नहीं है, पहले समझते हैं फिर सब कुछ बताएंगे। ठीक है पानी देखा होगा आपने बाल्टी में पड़ा हुआ, बकेट में रखा हुआ पानी देखा होगा। जब आप देखते हो पानी के अंदर तो जो बाल्टी है उसका बॉटम थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है ना, बॉटम जो होता है थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है, या उसमें मग पटक देते तो मग थोड़ा ऊपर दिखाई देता है। एक्चुअल में पानी की गहराई ज्यादा होती है, बाल्टी की गहराई उतनी होती है, लेकिन वो हमें ऊपर दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा होता है रिफ्रैक्शन के कारण, क्योंकि लाइट पानी से निकल के आ रही है हमारी आंखों पे तो वो बेंड हो जाती है, जिसके कारण हमें ऊपर दिखाई देता है। अभी सारे फिनोमिना बताऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा, अभी बेसिक लाइफ के एग्जांपल्स बता रहा हूं। चश्मा देखा होगा, चश्मा, चश्मे में क्या होता है बेटा, सारी चीज बताऊंगा, डायग्राम से ही बताऊंगा, घबराने का नहीं है तेरे को। ठीक है चश्मे में क्या होता है, दूर की चीज पास आ जाती है, पास की चीज दूर चली जाती है, और छोटी चीज बड़ी दिखती है, बड़ी चीज छोटी दिखती है। जो नजर के चश्मे होते हैं ना उनका भी तो यूज यही होता है, वो ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है। तो उसमें होता क्या है, उसमें ये होता है कि बेटा जो दूर की चीज है उसे हम पास कर सकते हैं सूटेबल लेंस लगा के, और पास की चीज को दूर भी कर सकते हैं सूटेबल लेंस लगा के, छोटे को बड़ा और बड़े को छोटा कर सकते हैं। क्लियर है चलो अब आगे चलते हैं। ठीक है आगे अगर चलेंगे तो आगे क्या होगा, देखो अब बेसिक चीज पढ़ते हैं कि लाइट जब है किसी मीडियम की सरफेस पे टकराती है तो वो बेंड करेगी, ये लाइट की प्रॉपर्टी है। क्यों करती है, क्योंकि आप खुद सोच के देखो, एक मैदान है उसमें आपको खुला छोड़ दिया है तो आप तेज भागोगे, मतलब लाइट वैक्यूम में तेज ट्रेवल करती है, उससे फास्ट यूनिवर्स में कुछ भी नहीं हो सकता। तो स्पीड ऑफ लाइट जो होती है उसे हम सी से डिनोट करते हैं, ये वैक्यूम में है। ठीक है और ये होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में चलती है लाइट, एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर। ठीक है या मैं बोलूं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब मैं आपको मेले में छोड़ दूं जहां पे बहुत ज्यादा डेंस लोग हैं आसपास, अब मैं बोलूं कि आप चल के दिखाओ उतनी स्पीड से जितनी स्पीड में आप मैदान में भाग रहे थे, नहीं भाग पाओगे। क्यों, क्योंकि वहां पे आपको हिंड्रेंस मिल रहा है, आपकी मोशन को क्या मिल रहा है, वहां पे बहुत ज्यादा हिंड्रेंस मिल रहा है, तो आपकी स्पीड मीडियम में क्या हो गई, कम हो गई। और जिस मीडियम में बहुत ज्यादा पार्टिकल पास होते हैं उसे बोलते हैं डेंसर मीडियम। मतलब क्या है, मीडियम को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। पहले बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं आज, है ना, आज रिफ्रैक्शन का कुछ नहीं पढ़ा रहा बेटा, मैं वैसे नहीं पढ़ाऊंगा जैसे स्कूलों में पढ़ाते हैं, चलो रिफ्रैक्शन हो गया, हाँ डेफिनेशन लिखो, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ऐसे नहीं। हम पहले कोर को समझेंगे, क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। तो हमें पढ़ना है मीडियम। मीडियम होंगे 2 टाइप के, हम देखेंगे 2 टाइप के मीडियम, कौन कौन से, एक डेंसर, डांसर नहीं डेंसर, और एक रेयरर। ठीक है अब ये डेंसर और रेयरर क्या है, डेंसर और रेयरर का मतलब यह है कि यार यहां पे जो मीडियम के पार्टिकल होंगे वो पास होंगे और यहां पे दूर होंगे। ठीक है अब डेंसर हो गया और रेयरर आ गया। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि रिफ्रैक्शन तो लाइट का फिनोमिना है,
इसका मतलब लाइट जो है वो क्या करती है, उसको जगह ज्यादा मिलेगी तो वो तेजी से चलेगी और जगह कम मिलेगी तो धीरे चलेगी। तो हमारे साथ भी होता है, मुझे मैदान में छोड़ दिया जाए मैं भाग लूं घोड़े की तरह, लेकिन अगर मुझे मेले में छोड़ दिया गया तो नहीं भाग पाऊंगा क्योंकि वहां पे मुझे हिंड्रेंस ज्यादा मिल रहा है। तो लाइट भी सेम काम करेगी। लाइट की स्पीड जो है वो रेयर में क्या होगी, ज्यादा होगी और डेंसर में कम होगी। क्लियर है? लाइट की स्पीड जो है रेयर मीडियम में ज्यादा होगी और डेंसर मीडियम में कम होगी। मेले का एग्जांपल याद कर सकते हो। रेयर का मतलब है खुला मैदान, वहां पे हम तेज से दौड़ सकते हैं तो लाइट भी दौड़ेगी, और डेंसर का मतलब होता है टाइट मैदान, मतलब मेले का सीन। तो मेले में लाइट क्या है, नहीं हम नहीं दौड़ सकते, लाइट भी नहीं दौड़ेगी। ठीक है, क्लियर बात है। मतलब कि डेंसर मीडियम में लाइट तेजी से नहीं दौड़ती, इसमें लाइट की स्पीड कम होती है, इसमें ज्यादा होती है। क्लियर है, समझ में आ गया? ओके, अब आगे चलते हैं। मीडियम समझ लिया, हमें मीडियम ही तो पढ़ना है। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट भेजूंगा, वही तो पढ़ना है, तो मीडियम को जानना जरूरी था। चलो जी, जान लिया। अब आगे चलते हैं। आगे अगर मैं चलूंगा तो मुझे यार कुछ और बातें कर लेनी है। क्या बातें कर लेनी है? कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाती है तो वो क्या करती है, वो बेंड होती है। अब कैसे होती है ये समझते हैं। मान लो ये एक इस तरह से मानो आप, ये एक कोई इस तरह का मीडियम है। क्या है ये? मीडियम है। ठीक है, समझ में आ गया? मीडियम का मतलब ये समझो एक कांच है, कांच, ग्लास स्लैब है। क्या है ये? ग्लास स्लैब। अब ये ग्लास स्लैब है, ठीक है, कोई लाइट से रे आ रही है, मतलब कोई लाइट रे आ रही है इस पे, ये आगे लाइट रे, ये आई लाइट रे। ठीक है, तो हमें पता है कि लाइट रे जिस पॉइंट पे आती है उस पे अगर मैं सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन खींच दूं तो इस लाइन को नॉर्मल बोलते हैं क्या? ये तो सेम हमने उधर भी पढ़ा था रिफ्लेक्शन में भी यार, कोई नई चीज थोड़ी ना है। तो ये तो नॉर्मल हो गया। और ये इंसिडेंट लाइट है क्योंकि ये आ रही है, अभी इंसिडेंट है, ठीक है, तो ये वाला एंगल तो क्या, इंसिडेंस एंगल हो गया, जैसे हमने रिफ्लेक्शन में पढ़ा था। अभी तक कहानी सेम है। चलो, अब ये आ रही है हवा से। कहां से आ रही है? हवा से। और ये है कांच। अब यार कांच तो हवा से ज्यादा डेंस होता है, कुछ चीजें तो हमें पता ही है, बेसिक नॉलेज पे बेस्ड है। मतलब हवा से ज्यादा डेंस होता है। यहां तो लाइट आ रही थी तेजी से, अब लाइट होगी धीरे, धीरे होगी तो क्या करेगी, नॉर्मल की तरफ झुकेगी। इस लाइट को एक्चुअल में निकलना चाहिए था ऐसे, कैसे, ऐसे, लेकिन ये इधर झुक गई। क्यों झुक गई? क्योंकि इस लाइट को उतनी जगह यहां नहीं मिली दौड़ने की जितनी यहां मिल रही थी। अगर ये हवा थी और ये यहां पे कांच ना होता तो ये सीधी ऐसे निकल जाती, लेकिन इसको मिल गया कांच। अब कांच में ये तेजी से दौड़ नहीं सकती, नहीं दौड़ सकती तो नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। क्लियर बात है? और नॉर्मल से जो रिफ्रैक्टेड रे एंगल बनाती है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। क्लियर है? समझ में आ रहा है? हाँ, बिल्कुल 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 सही बात है, अच्छे से समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो क्या हुआ, यहां से लाइट आई रेयर में तो तेजी से आ रही थी। अगर यहां पे कांच ना होता तो सीधी निकल जाती, लेकिन यहां पे डेंसर मीडियम था, तो डेंसर है तो चीजें पास पास होती, तो नॉर्मल के पास झुक गई, है बेंड हो गई। चलो, अब रिवर्स केस देखते हैं। रिवर्स केस जो देखते हैं वो एक एग्जांपल से समझते हैं ना, बेसिक एग्जांपल, कि पानी में पड़ा हुआ मग क्यों हमें ऊपर दिखाई देता है। चलो समझते हैं। देखो, मान लो ये पानी की बाल्टी है, ठीक है, ये पानी की बाल्टी है। आज एक एग्जांपल करके देख लेना खुद से, ठीक है। हाँ, परपेंडिकुलर पे आएगी तो क्या बेटा, सारी बात बता रहा हूं, पहले थोड़ा सा मेरे को ना एग्जांपल सेट करने दो। ये आ गया, 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 ठीक है, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। ये पानी से भरा हुआ अपना कोई भी बकेट मान लो, ठीक है, और मान लो यहां पे पड़ा हुआ है एक कॉइन। कोई कॉइन होना आपके पास हुए, उसे पटक देना, ठीक है, पानी में पटक देना, ठीक है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? हाँ, अरे सब बताऊंगा यार, तू बोलेगा तभी थोड़ी ना एक्सप्लेन करूंगा, वो तो मुझे पता है ना कैसे पढ़ाना है। तू सीख बस, अगर तुझे सीखना है तो, ठीक है। प्लीज फोकस, जो मैं पढ़ा रहा हूं उस पर फोकस करो। जो भी चीज आप बताओगे कि सर ये पढ़ाओ वो पढ़ाओ, मुझे तो सारा ही चैप्टर पढ़ाना है ना, आपके बोलने से आज थोड़ी ना पढ़ा दूंगा सब कुछ, तो मेरे पे डिपेंड करता है मैं कैसे पढ़ाना चाहता हूं ना।
सो प्लीज थोड़ा सा सीखने की कोशिश करें कि सर सिखा क्या रहे हैं। अगर सीखने की चाहत रखोगे तो बहुत कुछ सीख के जाओगे, लेकिन अगर नहीं रखोगे तो बेटा क्या ही सीखोगे। ठीक है, चलो अब देखो क्या हुआ। एक अपन ने एक मस्त आराम से ऐसे पानी का बीकर ले लिया, पानी की बाल्टी ले ली, उसमें मैंने जाके क्या कर दिया, एक सिक्का पटक दिया। 10 का सिक्का होता है ना, 10 रुपीज कॉइन, वो पटक दिया। अब ये सिक्का मुझे ऊपर उठा हुआ दिखाई दिया, मैंने ऊपर से देखा तो ऊपर उठा हुआ दिखाई दे रहा। करके देख लेना, ठीक है, क्यों दिखाई दिया अब ये समझाता हूं। देखो यार, यहां से मान लो मैं यहां से देख रहा हूं, मेरी आंख यहां पे है, ठीक है, मैं यहां से देख रहा हूं, तो यहां से तो बहुत सारी रे निकलेंगी। अब देखो मान लो एक रे निकली यहां से ऐसे, ठीक है, तो मतलब ये इंसिडेंट रे हो गई। अब ये जा रही है डेंसर से रेयरर में, क्योंकि पानी तो डेंसर मीडियम है, हवा रेयरर है, ठीक है। तो मैंने बनाया यहां पे नॉर्मल, क्या बनाया, नॉर्मल। अब मुझे पता है कि ये रे सीधी ऐसे निकल जाती, अगर कोई मीडियम चेंज नहीं होता तो सीधी ऐसे जाती ना, लेकिन क्योंकि यहां पे मीडियम डेंस है, बाहर रेयर है, तो अब ये नॉर्मल से दूर हटेगी, तो नॉर्मल से दूर हटेगी और इधर आएगी, और मुझे ये रे कहीं यहां से आती हुई दिखाई देगी, और जो इस सिक्के की इमेज है वो यहां पे बनेगी, और मुझे सिक्का उठा हुआ दिखाई देगा। समझे, समझे बेटे, ये समझ में आया? ये समझ में आया तो बताओ, ये समझ में आया तो बताओ, नहीं आया तो बताओ, फिर से बता दूंगा। देखो मैं यहां से देख रहा हूं, रे ऐसे निकली सिक्के से और ऐसे मुड़ गई, और मुझे ये रे कहीं यहां से आती हुई दिखाई दे रही है। इसका मतलब मेरे लिए सिक्का यहां पड़ा हुआ है, एक्चुअल में यहां है, लेकिन मेरे को रे यहां से आती हुई दिखाई दे रही है, तो मुझे सिक्का यहां पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, तो मेरे लिए सिक्का यहां पे है, इसीलिए सिक्का उठाई दिखाई दे रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? चलो बहुत ही सही, समझ में आ गया। चलो बहुत सही, बहुत सही। आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका है, समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीज है नहीं, बाकी आप समझने की कोशिश करोगे तो समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या सीखा, हमने एक चीज सीखी, क्या चीज सीखी कि व्हेन, लिख लो अभी से, लाइट ट्रेवल्स, व्हेन लाइट ट्रेवल्स, कहां से कहां ट्रेवल करेगी, ये ट्रेवल करेगी, कहां से कहां ट्रेवल करेगी लाइट, फ्रॉम डेंसर मीडियम, डेंसर टू रेरर मीडियम, मीडियम 8 बैंड्स। डेंसर से रेरर में जाएगी तो क्या करेगी, बैंड्स नॉर्मल से क्या हटेगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल, दूर हटेगी, बैंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर हट जाती है। देख भाई, लाइट जो है वो क्या कर रही है, वो लाइट जो है डेंसर से रेरर मीडियम में जा रही है, मतलब यहां पे क्या थी, उसके पास में कम जगह थी, लेकिन बाहर जगह मिल गई तो खुला हो गया, तो खुल जाएगा सब कुछ, तो वो नॉर्मल से दूर हट जाएगी। तो नॉर्मल से दूर हटने लगी तो दूर हट गई, तो हट गई दूर, बस ठीक है। तो हमने क्या लिख दिया कि नॉर्मल लाइट जो है ट्रेवल करते डेंसर से रेरर में तो वो दूर हटती है, और अगर रेरर से डेंसर में जा रही है तो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी, ये भी नोट करोगे। ठीक है, ठीक है, वाइस वर्सा आल्सो हैपन। बिल्कुल, बच्चों को समझ में आ रही है, बहुत सही बात है, यहां तक समझ में आ गया, बहुत सही। चलो अब आगे चलते हैं, अब कुछ और बातें कर लेते हैं। ठीक है, जैसे हमने ये चीज सीखी कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो बैंड वेंड होती है, बढ़िया आराम से मस्त, हमें समझ में आ गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे अगर मैं चलूंगा तो मुझे पढ़ने हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या पढ़ने हैं बेटे, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब ना इसके भी मतलब उसी तरह से लॉ है। पहला लॉ सेम है, मतलब वही एक लॉ तो वही रहेगा जो अपना हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन में। क्या था रिफ्लेक्शन में पहला लॉ, मतलब पहला लॉ क्या था, मतलब कोई सा भी लॉ नंबर कोई सा भी बोलो, बट एक लॉ ये था कि इंसिडेंट रे, ठीक है, उसके बाद कौन सी रे, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल आर ऑलवेज इन द सेम प्लेन, ऑलवेज इन द सेम प्लेन, सेम प्लेन में रहेंगे। कौन सेम प्लेन में रहेगा बेटा, तीनों हमेशा सेम प्लेन में रहेंगे। इसमें आई बराबर आर नहीं होगा,
ये आई बराबर आर यहां नहीं होगा, वहां होता था, वो रिफ्लेक्शन था, यहां कहानी अलग रहेगी। पहला लॉ आएगा कि कोई भी सरफेस पे अगर रिफ्रैक्शन होना है तो इंसिडेंट रे, ये है नॉर्मल, और ये है रिफ्रैक्टेड रे, ये है इंसिडेंट रे, ये है रिफ्रैक्टेड रे, और ये है नॉर्मल, तीनों एक ही प्लेन में आ गए ना। देखो इसे प्लेन ही तो बोलते हैं, दो एक्सिस जिसमें होती है उसे प्लेन बोलते हैं। ये प्लेन है तो तीनों एक ही प्लेन में दिखाई दे रहे हैं ना। अरे इसमें क्या एक्सप्लेन करूं मैं दोबारा, रिफ्लेक्शन नहीं पड़ा क्या? आई बराबर आर नहीं होगा भाई, आई बराबर आर जो लिख रहा है ना ये बच्चा, इसके कॉन्सेप्ट ढीले हैं बहुत, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं, ठीक है। आगे चलेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो आगे हमें दूसरा लॉ पढ़ना है। लॉ नंबर 2 क्या है, वही है एक्चुअल में इंपॉर्टेंट लॉ, जिसे हम स्नेल्स लॉ के नाम से भी जानते हैं। किसके लॉ के नाम से? स्नेल्स लॉ। अब स्नेल्स लॉ क्या कहता है? दूसरा लॉ है जो, वो है स्नेल्स लॉ, ठीक है। तो हम लिखते हैं अब स्नेल्स लॉ, ये है असली रिफ्रैक्शन का लॉ। तो पहला तो मुझे समझ में आ गया कि एक प्लेन में तीनों होंगे, ठीक है, ठीक है। अब आ गया मेरे पास में स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कहता है? स्नेल्स लॉ ये कहता है कि n1 साइन i बराबर n2 साइन r, ये कहता है स्नेल्स लॉ। अब ये लिखा क्या हुआ है इसे समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास का यही मोटिव रहेगा कि आप जैसे लोगों को यही समझाया जाए कि स्नेल्स लॉ एक्चुअल में कहता क्या है। बच्चे इसको साइन आई अपॉन साइन आर बराबर n2 अपॉन n1 भी पढ़ लेते हैं, या और भी बहुत चीजें पढ़ लेते हैं, जो भी मतलब 1 n2 n2 1 ऐसा। ये सबसे इंटरेस्टिंग फॉर्म है इस फॉर्मूले का, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग फॉर्म क्या है ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि ये है मेरे पास में, यहां पे n1 है मीडियम और यहां पे n2 है मीडियम, ठीक है। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि n2 बड़ा है n1 से। मतलब क्या है? n2 बड़ा है n1 से, इसका मतलब क्या है कि n2 डेंसर है, n1 रेयरर है। लिख भी देता हूं, ये रेयरर है और ये डेंसर है नीचे वाला, ठीक है भाई। नीचे वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, मतलब ये डेंसर हो गया, ऊपर वाला क्या हो गया? ऊपर वाला रेयरर हो गया, ठीक है। साइन जो है बेटा, साइन जो है ये एंगल मेजर करने के काम में आती है, एक टर्म है। ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। चलो बेटा कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि साइन वाइन क्या है तो अभी के लिए आप इसे बस याद रख सकते हो, बाद में आप मैथ्स में पढ़ लोगे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं, ठीक है। हाँ ट्रिग्नोमेट्री आप सीख जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने का नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं भाई, आगे हम चलेंगे तो क्या होगा, यहां n1 मीडियम, यहां n2 मीडियम, ठीक है। ये रेयरर, ये डेंसर। अब एक रे आएगी, कहां से आएगी? ये आ गई मान लो रे, ठीक है। इसे बोल रहा हूं इंसिडेंट रे। अब जिस पॉइंट पे आई है उस पॉइंट पे मैंने एक नॉर्मल बना लिया परपेंडिकुलर करके, ठीक है। ये एंगल जो हुआ नॉर्मल के साथ जो एंगल हुआ वो हुआ एंगल आई, इंसिडेंस एंगल। अब ये रे क्या करेगी? ये हम सबको पता है कि अब ये रे रेयरर से डेंसर में जा रही तो नॉर्मल की तरफ झुकेगी। क्या करेगी? नॉर्मल की तरफ झुकेगी, तो नॉर्मल की तरफ झुक गई, ठीक है। इसे जाना तो ऐसे चाहिए था लेकिन नॉर्मल की तरफ झुक गई। अब ये जो एंगल है ये एंगल होता है आर, रिफ्रैक्शन एंगल। अब जो बच्चा ये पूछ रहा था ना कि सर बराबर क्यों नहीं है, देख ले खुद, ये वाला ज्यादा है ये वाला कम है, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ये वाला देखो ऐसे रहे ना, ऐसे आती और ऐसे निकल जाती सीधी, तो ये वाला एंगल इसके बराबर होता, लेकिन ये तो थोड़ी दब गई, तो मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमेशा छोटा होगा इससे, अगर रेयरर से डेंसर में जा रही है तो। क्लियर है? समझ में आ गया? क्या हुआ? आई एंगल पे जा रही है, आर एंगल पे, डेंसर में जा रही है तो आर छोटा हो जाएगा, नॉर्मल की तरफ झुक गई, तो इसका मतलब क्या है? आई और आर बराबर तो नहीं हो सकते। पहुंच गया? समझ में आ गया? चलो आगे चलते हैं। अब यार क्या करना है हमें? अब हमें यहां पे सिर्फ एक चीज लिखनी है कि ये जो रिफ्रैक्शन का फिनोमिना है ये एक लॉ को फॉलो करेगा, n1 sin i बराबर n2 sin r। अब ये n1 क्या है? n1 का मतलब है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस मीडियम में रे आ रही है। क्या है?
जिस मीडियम में रे आ रही है उस मीडियम का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स। ठीक है, समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं कि ये N1 क्या है, उस मीडियम का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स जिस मीडियम में रे आ रही है। मतलब जिस मीडियम में एंगल आई है ना, उसी मीडियम का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स है N1, और जिस मीडियम में एंगल R है उसी का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स है N2। तो बराबर के इधर वाला होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस और उसी मीडियम का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स, बराबर के उधर वाली टर्म होती है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और उसी मीडियम का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स। समझ में आया? अरे समझ में आया क्या? हाँ भाई बताओ, समझ में आया है तो बताओ। ये अगर N1 है, ये अगर N2 है, तो ऐसी कहानी यहां पे लग जाएगी। इसे ही हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसे ही हम बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, रेफ्रेक्टिव इंडेक्स बेटा अगली क्लास में करवाऊंगा, उस पर पूरी चर्चा करेंगे ना। अभी क्या जल्दी जल्दी में क्या जानना है भाई, इतनी जल्दी क्यों है? रुको जरा, सब्र करो थोड़ा सा। हाँ, रेफ्रेक्टिव इंडेक्स अगली क्लास का टॉपिक है। सब बच्चे तैयार होकर आएंगे अगली क्लास में। अगली क्लास में बताऊंगा। ये मैंने क्या बताया है, बराबर के इधर जो लिखा हुआ है N1 sin I, ये क्या है? ये उस मीडियम का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स है जिस मीडियम में रे आ रही है। मतलब I जिस मीडियम में है N1 भी उसी मीडियम में होगा, और R जिस मीडियम में है N2 भी उसी मीडियम का लिखा जाएगा। समझ में आ गया? समझ में आ चुका है? आई गेस तुम लोगों को समझ में आ चुका है, और अगर समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है। बेटा साइन क्यों आता है? जो लोग ये पूछ रहे हैं कि साइन क्यों आता है, ये बस लॉ है। मतलब कि ये प्रैक्टिकली लाइट इस लॉ को फॉलो करती है ना। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर लाइट चल रही है तो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना कि हां लाइट ऐसे चलती है। ठीक है, समझ में आ गया? बेटा समझ में आ चुका है, बिल्कुल सही बात है। जिनको समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है। चलो हाँ, समझ में आ गया ना, बहुत सही। तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा लाइट का रिफ्रैक्शन। ठीक है, हमने ये सीखा कि कोई भी पानी में पड़ा हुआ सिक्का ऊपर क्यों दिखाई देता है, पानी में रखी हुई चीजें हमें ऊपर क्यों दिखाई देती हैं, लाइट कैसे बेंड करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, चाहे वो रेयर से डेंसर में जाए, चाहे वो डेंसर से रेयर में जाए, लेकिन बेंड तो करेगी। और बेंड क्यों करती है? बेंड इसलिए करती है लाइट क्योंकि लाइट की स्पीड जो होती है वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है। ठीक है, क्लियर है? चलो, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है। बहुत सही। ठीक है, तो इतना ही पढ़ते हैं आज। आई गेस इतना बहुत रहेगा, और फिर आगे चल देते हैं। नहीं तो चलो ठीक है यार, आप लोग पढ़ाई में इंटरेस्टेड लगते नहीं हो वैसे मेरे को। 10वीं क्लास के बच्चे ना ऐसे हो रखे हैं एकदम। चलो, तो हमने क्या पढ़ लिया? हमने बेसिक बेसिक चीजें पढ़ ली। ठीक है, अब आप लोगों को साइन थीटा वगैरह भी करवाया नहीं हुआ। जो मैं सवाल करवाऊं आप लोगों को, थीटा वगैरह की वैल्यू नहीं रख पाओगे आप, है ना। तो हम चलो एक काम कर लेते हैं, बेसिक सी बात कर लेते हैं कि लाइट कैसे चलती है कैसे नहीं चलती। ठीक है, चलो ठीक है, चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो सही है सही है सही है। चलो तो आगे चल लेते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब यार थोड़ी सी रेफ्रेक्टिव इंडेक्स की चर्चा कर लेते हैं ना। क्या कर लेते हैं? रेफ्रेक्टिव इंडेक्स की ही चर्चा कर लेते हैं। तो यार मैंने आपको बताया, मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको यह बताया कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही तो वो अपनी स्पीड को चेंज करती है। स्पीड में चेंज आने की वजह से वो बेंड होती है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है, वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम होती है c, और c की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मतलब 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलो, है ना। अब आगे चलते हैं। आगे अगर मैं चलूंगा तो मान लेता हूं लाइट किसी मीडियम में जा रही है। ये तो वैक्यूम में है स्पीड ऑफ लाइट। अब स्पीड ऑफ लाइट अगर वैक्यूम में इतनी है तो स्पीड ऑफ लाइट इन आ मीडियम, किसी मीडियम में कितनी हो गई? वो हो गई v। ठीक है, अब इस v को c से कैसे रिलेट किया जाता है? v बराबर होता है c/μ,
और ये म्यू क्या है, म्यू है रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, ठीक है। रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम क्या है, म्यू है। अब देखो समझ में आएगा आप लोगों को कि भैया लाइट क्यों बेंड होती है, क्या हो रहा है। ये वैक्यूम में मस्ती से चल रही थी सी से, लेकिन हुआ क्या, ये चली गई किसी मीडियम में, अब मीडियम में धीरे होगी, अब जितने रेशो से धीरे होगी उसे ही बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसे, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। क्लियर आ गया। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं कि मतलब ये है, मुझे किसी मीडियम का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है ना, म्यू, तो मैं क्या करूंगा, स्पीड ऑफ लाइट लिखूंगा, वैक्यूम में डिवाइड कर दूंगा मीडियम की स्पीड से, पता चल जाएगा म्यू कितना है, ठीक है। समझ में आया। वेवलेंथ नहीं है बेटा, म्यू का मतलब है, म्यू का मतलब क्या है, म्यू का मतलब है रेफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। चलो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। v इज इक्वल्स टू सी अपॉन म्यू हो गया, मतलब म्यू की वैल्यू हो गई सी अपॉन व्यू, मतलब इस म्यू को इधर ले गया, v को इधर ले आया, तो म्यू इज इक्वल्स टू क्या होगा, सी अपॉन वी हो गया। क्लियर है। चलो अब आगे चलते हैं। मतलब रेफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हुआ कि लाइट की स्पीड वैक्यूम में इतनी है, यानी कि हवा में इतनी है, और जिस भी मीडियम के लिए निकालने उस मीडियम में लाइट की स्पीड को डिवाइड कर दो, आपको मिल जाएगा म्यू, ठीक है। समझ में आ गया। चलो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखो भाई म्यू क्या है, म्यू है अपने पास में रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। ये क्या होता है, ये स्पीड ऑफ लाइट का रेशियो है कि एयर में तो हमेशा इतनी रहेगी, ठीक है, लेकिन जब भी किसी किसी मीडियम में जाएगी तो उस मीडियम में हमेशा अलग अलग स्पीड होगी। कांच में अलग होगी भाई, पानी में अलग होगी भाई, कोई दूसरे मीडियम में अलग हो गई तो उसका म्यू भी अलग अलग ही आएगा। वैक्यूम में तो सी रहती है, ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो वैक्यूम में तो सी रहेगी, हर मीडियम में अलग अलग रहेगी। तो जिस मीडियम की स्पीड मुझे पता चल गई उससे डिवाइड कर दूंगा, मेरे पास म्यू आ जाएगा अलग अलग मीडियम का, ठीक है। चलो आई थिंक आप लोगों को क्लियर है। रेफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीज नहीं है। हमने लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ लिया, हमने रेफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ लिया, हमने रिफ्रैक्शन की बेसिक थ्योरी को भी समझ लिया। अब हम रेफ्रैक्टिव इंडेक्स को और आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। रेफ्रैक्टिव इंडेक्स को और आगे कंटिन्यू करते हैं। मैंने आपको बताया कि स्नेल्स लॉ जो होता है वो होता है n1 sin i बराबर n2 sin r, यही होता है स्नेल्स लॉ, ठीक है। ये क्या होता है, ये है मीडियम 1 जिसमें रे आ रही है उसका रेफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, और ये है n2 मतलब जिसमें रिफ्रैक्शन के बाद गई है रे उसका रेफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, मैं लिख लेता हूं n1 अपॉन n2, तो ये क्या हो जाएगा साइन r अपॉन साइन i, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। समझ में आ गया। और इसी के बारे में चर्चा की जाएगी अगली क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा रेफ्रैक्टिव इंडेक्स, और रेफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी किसी मीडियम का कैसे कैसे हम निकाल सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। आई होप आप लोगों को समझ में आया है। n1 अपॉन n2 इज इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर अपॉन साइन आई हो जाएगा, या n2 अपॉन n1 जो है साइन आई अपॉन साइन आर लिख सकता हूं, मतलब n2 इसको फ्लिप कर दूंगा ना, तो n2 अपॉन n1 बराबर साइन आई अपॉन साइन आर बन जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर साइन आई अपॉन साइन आर होता है। आपने यही पढ़ा होगा, ठीक है। तो चलो मैं ये वाला लिख देता हूं, ये वाला हटा देता हूं, ठीक है। आप लोगों ने जो बुक में पढ़ा है उसे समझ लेते हैं। ये क्या है, n2 अपॉन n1 बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। इसका मतलब क्या है कि दूसरे मीडियम का जिसमें रिफ्रैक्शन के बाद घुसी है रे उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय जिसमें से आई है, मतलब जिसपे इंसिडेंट हुई रिफ्रैक्शन से पहले का मीडियम, इन दोनों का रेशो जो होगा उसे हम साइन आई अपॉन साइन आर के बराबर लिखते हैं। इसे हम स्नेल्स लॉ का एक्सटेंडेड वर्जन से भी समझते हैं। वैसे स्नेल्स लॉ तो वही होता है जो मैंने आपको बताया था, इसे भी हम मान सकते हैं, ठीक है। ओके, हाँ, इट वाज प्रपोज बिकॉज इट वाज प्रपोज बाय स्नेल। हाँ, स्नेल्स ने इसको बनाया था कि भाई हाँ ये एक लॉ है, इसे आप रख सकते हो याद। और ये एक्चुअल में पता है क्यों,
पहले वाले लॉ से क्यों थोड़ा सा डिफरेंट है, इस चीज को ना आगे, इस चीज को आगे बोल दिया गया था, क्या बोल दिया गया था, इसको बोल दिया गया था रिलेटिव रेफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसकी हम चर्चा करेंगे, ठीक है, उस पर हम सवाल भी करेंगे। इसे बोल दिया गया था रिलेटिव रेफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रेफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या होता है कि किसी भी मीडियम का किसी मीडियम के साथ में रेफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर है, बेसिक है बिल्कुल, ठीक है। तो इसे हम रिलेटिव रेफ्रैक्टिव इंडेक्स के नाम से भी जानते हैं। इसका रेशो होता है sin i अपॉन sin r के बराबर, ठीक है। यानी कि एक मीडियम दूसरे मीडियम से कितना भारी है, कितने गुना भारी है, वो डिपेंड करेगा कि वो कितने एंगल पे इंसिडेंट और रिफ्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। चलो, तो आज की क्लास को बेटा यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आप लोगों को जो चीजें मैंने बताई है वो समझ में आ गई हैं। और जैसा कि मुझे पता चला आप ही के एग्जाम्पल से, आप ही के कमेंट से, कि आप लोगों को साइन थीटा वगैरह के बारे में पता नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम अगले क्लास में डिस्कस कर लेंगे जो अपने रिलेटिव रेफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स की पूरी थ्योरी और उसके एग्जांपल्स, न्यूमेरिकल, आपकी जो बुक है उसके एग्जांपल सारे कर लेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।